हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और शुभेच्छा भी मेरी यही है कि आप सब अच्छे रहें, बढ़िया रहें, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के 9 बजने का इशारा कर चुकी हैं घड़ी की सुइयां। और हम यानी कि आप और मैं रेगुलर सुबह 9 बजे मिलते हैं अपने इस सेशन में, जहां पर हिंदी के कुछ प्रश्न हम और आप डिस्कशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं में जब भी आप उन प्रश्नों को सॉल्व करें या आपके प्रश्न पत्र का हिस्सा बने वो प्रश्न, तब आप सक्षम हो, परिपक्व हो कि उन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें और सही अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए भाई, फटाफट जल्दी से आ जाइए। जितने भी साथी मेरे साथ आ चुके हैं, मेरे सभी शेरनियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी का भाई। शशि, नैना, आर्या, कृष्णा, लुषिता, ऐसा क्यों हुआ महादेव? वाह, क्या बात है। किससे पूछ रहे हो भाई? महादेव से क्या पूछना चाह रहे हो? क्या हो गया? बहुत बढ़िया। आयरा और बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई। तो प्रश्न की दुनिया में ले चले आपको, तो सीट बेल्ट लगा लीजिए, बढ़िया से जरा कस वस लीजिए, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, ताकि ले चले हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आपको हिंदी के प्रश्नों की दुनिया में ले चलते हैं। सीटेट एग्जाम होगा कब से? बेटा दिसंबर में होना है प्रस्तावित, तो फिलहाल आई थिंक दिसंबर में हो जाएगा। नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएंगे आपके सामने, बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि वो तो पहले प्री डिसाइडेड है ना कि कब कब होता है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट होता वही है। तो जैसे कुछ चीजों का फिक्स होता है ना कि हाँ साल में 2 बार होने थे, इस महीने में होंगे, तो वो फिक्स है। थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी हो जाता है। स्वागत है बेटा, आ जाओ साजिया। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरा वर्चुअल एड्रेस है, जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपको यही मिलूंगा। रेगुलर जो पीडीएफ है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डाउट एंड सॉल्विंग के जरिए, अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ या मेरे साथ, या फिर आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि बातें ही बातें करनी है हिंदी के बारे में, प्रश्नों के बारे में। टीजीटी की आप कहाँ लेते हो बेटा? अभी टीजीटी की जो चैनल है, टीजीटी पीजीटी वाला चैनल है, उस पर क्लास होती है, बट अभी मैं सिर्फ पीआरटी देख रहा हूँ बेटा। टीजीटी के लिए सर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं एक बार। बाकी पेड क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलो भाई, 12 बजे वाला क्लास शुरू हो गया, बिल्कुल अभी जल्दी शुरू हो जाएगा लाल बाबू। उसके लिए काफी व्यवधान हो गया। एक्चुअली हुआ यूं कि जब वो क्लास खत्म हो गया तो कोई और क्लास मेरे आ गई, और उस चक्कर में जो है वो टाइम हो गया गड़बड़। तो अभी शाम के टाइम में मैं फिर से उसे स्टार्ट करूंगा, 12 बजे वाली शाम को 6 बजे कर दिया जाए। मैं एक पोल डालूंगा, आज देखते हैं जरा कौन कौन सा टाइम प्रेफर करते हो। टेलीग्राम पर आज मैं एक पोल डाल दूंगा, तो आप लोग उसको उस पर अपना पॉइंट कर दीजिएगा, आप किस टाइम पे प्रेफर करते हो, तो मैं उस टाइम पे उसको फिर से दोबारा शुरू करता हूँ, एक नए समय से, नए सिरे से हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। उच्च है, अकाज है, ऊनी है और सिख है। बताइए जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। आप एक बार जरा चेक कर लेना, आपका नाम जो भी है बेटा, नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट एक बार चेक कर लेना, अपीयरिंग बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सुगंधा जी, आ जाइए, बहुत दिनों बाद आप आई हैं आज क्लास में। तो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। उच्च है, अकाज है, ऊनी है और सिख है। तत्सम यानी ऐसे शब्द जिन्हें हम शुद्ध शब्द कहते हैं। अशुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत के जो शब्द हैं वो शब्द हम शुद्ध मानते हैं, और ये वही शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, उन्हें हम सीधे हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। जिन शब्दों को हमने चेंज कर लिया, जिन शब्दों को हमने परिवर्तित कर लिया, चेंज कर लिया अपनी सुविधा अनुसार, वो हो गए तद्भव। तद्भव वह जो हुआ है, चेंज हुआ है, और तत्सम वह जो समान है किसके? संस्कृत के शब्द के। तो यहां पर उच्च अगर देखोगे तो ये तत्सम शब्द आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये शुद्ध शब्द है। अकाज, अकाज शब्द क्या है? ये तद्भव है, क्योंकि ये हमने बनाया है। अकाज कहते हैं भाई साहब मेरा अकाज हो रहा है ना। अकाज मतलब क्या होता है? अकार्य, कार्य जहां आप नहीं कर रहे हो, जहां आप कोई काम नहीं कर रहे हो ना। कोई आप कोई काम कर रहे हो, आके कोई बैठ जाए सामने आपसे बात करने लगे, तो क्या होता है? कहते हैं ना कि अकाज हो गया मेरा। अकाज मतलब ये जो कार्य है, अकाज मतलब वहां उस ड्यूरेशन में कार्य नहीं हो पाया मेरा। ऊनी नहीं होता, सिख नहीं होता। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अब की बार आपको तद्भव पहचानना है। सेम फॉर्मूला वहां लगेगा बेटा, एक जुगाड़ बताता हूं देसी पहचानने का। तत्सम तद्भव में शशि शेखर क्या होता है, वह शब्द जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में अपने सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं वो तद्भव होते हैं। बहुधा 95% कह सकते हैं कि वो तद्भव होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं जो हम तत्सम भी बोलते हैं, नहीं तो ज्यादातर देखोगे जैसे नेह, हम बोलते हैं ना कि यार नेह, हम उनसे नेह हो गई थी, नेह शब्द नहीं होता, स्नेह होता है ना, लेकिन हम लोग नेह बोल देते हैं। नग्न, नग्न शब्द क्या है यहाँ पे, तत्सम शब्द है। पूछा क्या है, तद्भव, ये तत्सम है। क्षमा, क्षमा जो है वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। नख, नख नाखून बोलते हैं, नाखून इसे बोलते हैं नख, तो ये तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और यहां पूछा भी वही है, ठीक है ना। हाँ, आपको पढ़ाई में तो आकाश बहुत हो रहा है, बिल्कुल। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अब देखो, तत्सम पूछा, तद्भव पूछा, अब कह रहा है कि अर्ध तत्सम क्या होता है। अब ये दूसरा तीसरा टर्म देखो, तीसरी चीज पढ़ा रहा हूं, तीसरी चीज आपको समझा रहा हूं। अब ये तीसरा क्या है भाई, अर्ध तत्सम, जहां पर ना शब्द तत्सम रहा है और ना तद्भव हो पाया है, ठीक है ना, ना तो अभी तद्भव हो पाया, ये बीच में अटक गया है कहीं पे, कहीं पर बीच में, क्योंकि एक शब्द के परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया है। भाषा जो है वो परिवर्तनशील है, इसलिए भाषा जब परिवर्तित होती है, नए शब्दों में गढ़ती है, तो उसमें एक टाइम लगता है, वो धीरे धीरे चेंज होती है ना। कोई भी शब्द जो शुरू से भाई अंग प्रौछा सीधे अंगोछा नहीं हुआ है, अंग प्रौछा से सीधे अंगोछा थोड़ी ना आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके चेंज हुआ और फिर आया है। अब यहां पर देखोगे कोयल, कोकिला कहते हैं या कोकिल कहते हैं ना, कोकिल या कोकिला। आज्ञा देखो देखो, ये आज्ञा जो है ना, ये अर्ध तत्सम है, क्योंकि आज्ञा जो शुद्ध वाला आज्ञा है वो कैसा होता है, ये है ना आज्ञा, और ये आज्ञा क्या है, ये तत्सम नहीं है, ना तो ये तद्भव है ना तो ये तत्सम है, क्योंकि ऐसे तो लिखा ही नहीं जाता ना, ऐसे तो लिखा ही नहीं जाता। हम लोग क्या बोलते हैं आज्ञा देने को, क्या बोलते हैं, परमिशन, इंग्लिश में परमिशन बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊन लिखा है ऊर्ण होता है, तेल लिखा है तैल होता है, यहाँ पे ये भी नहीं होता। आज्ञा शब्द आपका अर्ध तत्सम कहलाता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे चंद्र, तो चंद्र और चांद के बीच का चंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लुशिता, आज्ञा शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, बताओ भाई सभी लोग, बहुत बढ़िया, फटाफट जल्दी से बताओ। एवरीवन, एक बार सेशन को जरा शेयर करेंगे भाई अपने सभी ग्रुप्स में, जहां भी व्हाट्सएप या फिर जहां भी आप हैं, टेलीग्राम पर है या व्हाट्सएप पे है, जिस ग्रुप में है, ग्रुप में जहां अलाउड है आपको मैसेज करना, वहां पे जाके पेश कर देना, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हाँ क्लास चल रही है। प्लस दूसरी चीज ये है कि जिनको नीड होगी वो जरूर देख लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, देशज कौन सा है, ऐसे शब्द जो किसी छोटे क्षेत्र विशेष में, ध्यान से देखना, ऐसे शब्द जो किसी छोटे क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से उत्पन्न होते हैं। कई सारे आप शब्द देखते होंगे, शब्द जो आपके यहां प्रयोग नहीं होते, लेकिन कहीं आप दूर जब जाते हो तो वहां प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है ना, वहां प्रयोग हो जाते हैं, तो वो जो है चीजें जो है बहुत चेंज हो जाती हैं ना। आपको नया शब्द लगता है, इसमें जूता है, कीमत है, हैजा है, देहात है, 4 शब्द है यहाँ पे। कौन सा आपको ऐसा लगता है कि जो यार देशज शब्द है, जो इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, देहात, देहात तो बहुत, देहात का मतलब होता है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र होता है वो देहात होता है। देशज शब्द यहाँ पे बेटा जूता है, जूता शब्द देशज है। वैसे तो ये अभी सार्वभौमिक शब्द हो गया है, अब देशज नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि अब तो ये पूरा फैल गया, जहां हर हर आदमी जानता है। देशज मतलब होता है छोटे क्षेत्र विशेष में, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि अभी इसका ये है तो देशज ही, एक्चुअल में उत्पन्न तो एक छोटे क्षेत्र विशेष में ही हुआ है। हाँ, धीरे धीरे प्रचलन में आ गया, अब ये नॉर्मली शब्द हो जाएगा, ये नॉर्मल, अब ये देशज नहीं कहलाएगा। देशज मतलब अब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही चल रहा है, आगे बाकी ये सब तो अलग भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम को पहचानिए। अगला प्रश्न है, सर्वनाम को पहचानिए। अब जब बात करते हैं हम सर्वनाम की, तो सर्वनाम वह है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे मान लो मुझे कहना है कि कृष्णा एक अच्छा लड़का है, फिर मुझे बताना है कि कृष्णा के पिताजी जॉब करते हैं, फिर मुझे बताना है कि कृष्णा की माताजी गृहिणी है।
अब हर बार हम कृष्णा रिपीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये रिपीटिशन सही नहीं माना जाता। हिंदी व्याकरण में शब्दों का या संज्ञा का रिपीटिशन सही नहीं माना जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे कृष्णा एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी, उसकी माताजी, तो अब ये उसका, उसकी, उसके लग गया तो संज्ञा का रिपीटिशन बच जाएगा। यही चीजें होती हैं। सर्वनाम की बात अगर करें तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6। और सर्वनाम की अगर बात करें हम संख्या, कभी कभी पूछेगा मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ट्रिक बता चुका हूं अनाप शनाप, मुझे लगता है आप सबको याद होगी। फिलहाल तो इस पर आते हैं। तो विशेषणों में सर्वनाम को पहचानिए, आगामी, काला, शांत और तुम। सबको पता है कि ये तुम जो है वो क्या है, सर्वनाम है। और तुम कौन सा सर्वनाम है, अगर पूछ ले मान लो इसका एड्रेस बताओ, तो क्या करोगे, पहली चीज तो ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, ये पुरुषवाचक, सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद पुरुषवाचक के बाद कौन सा है, उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष में, सॉरी, मध्यम, क्या है, मध्यम पुरुष है, जिसे आप सेकंड पर्सन कहते हो। तो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है ये, एक वचन में, जिसे आप सेकंड पर्सन भी कहते हो। हाँ, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, मध्यम पुरुष है ये। अगला देखो ध्यान से, प्रखर शब्द है संज्ञा, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण और विशेषण। कौन बताएगा भाई, जल्दी से बताओ। प्रखर शब्द व्याकरणिक कोटियों में कौन सा है, लुसिता नहीं बेटा, उत्तम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष नहीं होगा, हाँ मध्यम पुरुष होगा। तो प्रखर शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या विशेषण है। चलो भाई, मेरे सभी शेर शेरनी उत्तर देंगे, ईच एंड एवरी वन यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम आसान प्रश्न है। दीति, अंजू, साजिया, लुशिता, आर्या, खुशबू, एवरीवन, नैना, सुषमा, सभी लोग आंसर देंगे भाई। प्रखर शब्द क्या है, गुड, ये हुई ना बात। देखो प्रखर का मतलब होता है तीव्र, तेज, कहते हैं भाई साहब वो उसकी बुद्धि प्रखर है, कहते हैं ना उसकी बुद्धि प्रखर है। प्रखर विशेषता बता सकता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या करता है, विशेषता बता सकता है, इसीलिए क्या है, ये विशेषण है। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द ना, जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है, उसी तरह विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि वह सुंदर है ना, तो वह सुंदर है में सुंदर वह के लिए विशेषण है। मैं कहूं वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर के लिए बहुत क्या है, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्रिया विशेषण, किसी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक ट्रिक बताई थी मैंने, याद है आपको, कब, कहां, कैसे, कितना। कब, कहां, कैसे, कितना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, कब, कहां, कैसे, कितना। यहाँ पे ये कहां लिखा है, ठीक है ना। तो कब, कहां, कैसे, कितना। कब यानी कालवाचक, कब यानी समय पूछ रहा है, तो हो जाएगा कालवाचक। कहां यानी स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कितना यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कैसे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, अगला जल्दी से बताओ, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, जल्दी से बताओ। निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या होता है भाई, देखो विशेषणों की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपसे बताया कि विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब इनके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो इनका पहला तो होगा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप की बात करेगा। कोई काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, गोल है, चौकोर है, अच्छा है, बुरा है, भ्रष्ट है, ईमानदार है, जो कुछ भी है सब गुणवाचक है। ठीक है, इसके बाद
किसी भी चीज की आप संख्या बता सकते हो ना, कि वो कितनी है। सॉरी, संख्या में या तो वो निश्चित संख्या होगी, मैंने कहा वो 5 लोग हैं तो निश्चित संख्या हो जाएगी, या तो फिर वो अनिश्चित संख्या होगी, यानी कि भाई साहब बहुत लोग आए थे, तो बहुत लोग कितने लोग आए थे ये कंफर्म नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्या हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है बेटा परिमाण, जहां पर क्या होता है, परिमाण की बात की जाती है, मतलब जहां किलो लीटर मीटर जो चीज काउंटेबल नहीं होती, जो काउंट नहीं की जा सकती, उसे हम माप तोल में रखते हैं, किलो लीटर मीटर में परिमाण कहते हैं इसे। एंड देन फिर अगली चीज आती है जो होती है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। ये ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा के बारे में ही बताता है तो वो सार्वनामिक विशेषण की तरह काम करता है, और इसे ही हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार का है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची, कुत्ते कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना, 2 मीटर कपड़ा। कपड़े को पहले देखो ध्यान से, कपड़ा मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लीटर मीटर मतलब कपड़े को मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। कपड़ा वो माप के आता है ना, 1 मीटर 2 मीटर, और साथ में लगा हुआ है मीटर, और लगा हुआ है यहाँ पे 2। तो पहले तो ये परिमाण है और साथ में लिखा है 2, यानी संख्या निश्चित दी गई है, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाण। एक एक को समझते चलते हैं हम लोग, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये निश्चित तो है सॉरी, लेकिन ये निश्चित परिमाण है। क्या है, निश्चित परिमाण है। अगला देखो, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, कितना, 1 किलो आम, कितना किलो, कितना आम, 1 किलो आम। ध्यान से देखना, यहां भी किलो लीटर मीटर परिमाण होता है, और एक लिखा है तो निश्चित परिमाण है, ये भी क्या है, निश्चित परिमाण है। अगर आपसे कहता कि कुछ थोड़े थोड़े आम लेके आना, तो थोड़े आम में कंफर्म नहीं है कि कितना आम, इसलिए अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यहां पूछ रहा है सैकड़ों लोग मारे गए, अगर आपसे कहता कि 100 लोग मारे गए, ध्यान से समझना, अगर आपसे कहता कि 100 लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए, तो ये निश्चित संख्यावाची हो जाती, क्योंकि 100 लोग लिखा है। लेकिन जैसे ही एक निश्चित संख्यावाची शब्द के अंत में ओ प्रत्यय लगाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लाखों हजारों ऐसे बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो। वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। जब भी कभी दो निश्चित संख्यावाची शब्दों को लगा देंगे, जैसे मैंने कहा कि 5 रुपए, तो आपने कहा निश्चित संख्या है सर, 10 रुपए या 6 रुपए निश्चित संख्या है। किसी ने पूछा भाई कितने रुपए चाहिए, बोले 5-6 रुपए दे दो। 5 और 6 दोनों निश्चित संख्या हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5-6 अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि अब उसे पता नहीं कि भाई 5 रुपए देने या 6 रुपए देने, ठीक है ना, तो 5-6 रुपए दे दो, यानी कि अनिश्चित हो जाएगा। अगला है चाय के 50 ग्राम चीनी डालना, क्या है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है, 50 ग्राम चीनी। चीनी माप तोल में आती है, किलो काउंटिंग में नहीं आती है, और लिखा है 50 ग्राम, तो निश्चित परिमाण है। क्या है यहाँ पे, यहां भी निश्चित परिमाण है। क्या है, निश्चित परिमाण है, 50 ग्राम चीनी। अब देखो पूछा क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो कोई नहीं है यार। निश्चित परिमाण ये है, ये भी निश्चित परिमाण है, ये तो अच्छा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण ये है, और निश्चित परिमाण ये है। तो हमें लगता है उत्तर फिलहाल यही वाला चुन सकते हैं, क्योंकि और कोई उत्तर होगा नहीं। वैसे सही प्रश्न सही लग नहीं रहा, प्रश्न में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। जी जेके सिंह जी, बिल्कुल दवा यार खा रहा हूं बिल्कुल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अगला बताओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बेटा, वर्तनी से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। चलो मेरे चीतों, दहाड़ दो एक बार फिर से बढ़िया से, प्रश्न को पढ़ें समझें और उत्तर दें, प्रश्न को पढ़ें समझें और उत्तर दें। बेटा प्रणय, अगर थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में तो थोड़ा सा टाइम लेंगे यार ना, या तो फिर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करते चले ना। नहीं लुशिता, अभी कम हुई है, बट थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है ना। चल तो क्या हो जाएगा,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो अंताक्षरी लिखा हुआ है, जो कि पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है, ऐसे लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ अंत्य देखो लिखा भी है ना अंत्याक्षरी, बहुत बढ़िया, ये लिखा ही है तो यही सही है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी है, बुंदेली है, ब्रज है या छत्तीसगढ़ी है? बताओ। सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई एक, पहली बात तो सूरसागर एक क्या है, कह सकते हैं संग्रह है, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल कृष्णा जी, बस समझते जाइए, आप लोग कोशिश करते रहिए, समझते रहिए बेटा, क्योंकि जितना आप समझते जाएंगे। नियामत बेटा आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना गुड़िया, ना टेलीग्राम पर मैसेज कर देना मैम। तो फटाफट देखो क्या लिखा है अगला प्रश्न। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर क्या बता रहे हैं आप लोग? सी। बहुत बढ़िया, सब कह रहे हैं कि सर यहाँ पे सी हो जाएगी ब्रज भाषा में। हाँ जी, क्योंकि सूरदास किस में लिखते थे? ब्रज में लिख रहे थे, तो सूरदास यहाँ पे ब्रज भाषा हो जाएगी सूरसागर। ठीक है, अगला देखो ध्यान से। अच्छा देखो यहाँ पे बुंदेली लिखी हुई है, कोई मुझे बताएगा कि बुंदेली भाषा किस उपभाषा के बुंदेली जो बोली है वो किस उपभाषा से संबंधित है? बताओ, बुंदेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? उपभाषा जानते हैं ना, 5 उपभाषाएं हैं। मैंने पूछा बुंदेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, आप जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। आपको बता दूं कि बुंदेली जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से बनती है, लेकिन किस उपभाषा में आती है ये आप लोग बताओगे मुझे। ब्रज भी सौरसेनी से बनती है। अरे वाह, यस सुषमा, बहुत बढ़िया। पश्चिमी हिंदी किसकी आती बेटा? ये होता है पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिनमें बुंदेली, ब्रज भी आती है, इसके अलावा बांगरू यानी हरियाणवी भी आती है, खड़ी बोली भी आती है, और सौरसेनी अपभ्रंश। एग्जैक्टली। नेक्स्ट प्रश्न बताओ, पमारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पमारी, पमारी ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, अवधी है? जानते हैं पमारी? पमारी जो झांसी, उरई, जालौन के आसपास के रहने वाले कोई हैं हमारे साथ, वो जानते होंगे पमारी क्या है? कोई है? बुंदेलखंड एरिया का कोई है? उसे पता होगा पमारी क्या है। तो ये बुंदेली शब्द है। क्या है? पमारी जो है ये बुंदेली भाषा से संबंधित है। अगला बताओ, दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? अगला प्रश्न बताओ बेटा। देखो स्त्रीलिंग पूछा है, अब पंडित जातिवाचक शब्द है, जब भी जाति सूचक या व्यवसाय सूचक शब्द होंगे उनमें इन या आइन प्रत्यय लगाते हैं, तो जैसे पंडित से क्या हो जाएगा? पंडिताइन। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग सब जानते होंगे ना, सभी लोग जानते हैं। जो नए साथी आ रहे हैं वो एक बार जरा सेशन को बेटा शेयर भी कर दें। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है उतनी ही आपकी भी है, आपकी डबल हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं आपको एक और एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना। स्वागत है बेटा, आ जाओ मेरे जीतो। आपको इस चीजों, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इन चीजों को सबको बहुत ही बढ़िया से आत्मसात करना है, समझना है, लिखना है, तैयार करना है, ताकि आगे एग्जाम में आप इन्हें यूटिलाइज कर सकें। और साथ में सेशन को शेयर वेयर भी कर देना है, ताकि बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंचे। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, पहले भी प्रश्न आ चुका है, एग्जाम का प्रश्न है, तो एग्जाम में आपने देखा होगा, या कभी पीवाईक्यू किया होगा तो वहां देखा होगा, और ये आ चुका है। पूछ रहा है कि इसमें से काल पहचानिए, जल्दी बताइए इसमें से काल कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या सामान्य भूतकाल? जल्दी से बताओ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताना ये भी कौन से काल का है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ये बताना आप मुझे कौन सा काल का है। थोड़ा सा उंगलियों को कष्ट दीजिए।
हाँ जी। तो क्या हो जाएगा, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, होता है। ता है, ती है, ते है, जब भी आएगा यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान कौन बता रहा है भाई, बी वालों, अपूर्ण वर्तमान कैसे हो जाएगा ये, अपूर्ण होता है, ता है, ती है, ते है, जब भी आता है ये क्या हो जाता है, आकर्षक होता है। सामान्य वर्तमान होगा ना, अपूर्ण वर्तमान तो होगा नहीं। ये मुझे बताओ जरा, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, कौन सा सेंटेंस है, किस काल का सेंटेंस है, ताजिया। लटका देंगे टेबल फैन में, गले में रस्सी बांध के मोटी वाली, और पंखा टेबल फैन चला देंगे एकदम पूरा फुल स्पीड में, बता दे रहे हैं। उसने खाना खाया, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, मुझे बताओ। ऑप्शन इसमें से नहीं बताना है आपको, कमेंट करना है, मैंने कहा ना उंगलियों को कष्ट दो। कोई बात नहीं बेटा, रितिका पटेल कोई बात नहीं, हो सकता है बीच से कहीं गायब हो गया, वो गया होगा कहीं घूमने उमने, आ जाएगा बाद में, ठीक है। हाँ, उसने देखो, जब भी कभी आप देखना ध्यान से, जब भी कभी लास्ट में अंत में सिर्फ सामान्य क्रिया दी गई हो, वो भी सेकेंड फॉर्म की क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी क्रिया का भूतकालिक स्वरूप जब भी दिया गया होगा, ये हो जाएगा सामान्य भूत। क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। अगर हमें इसको पूर्ण भूत बनाना है तो हमें इसके आगे लगाना पड़ेगा था, उसने खाना खाया था, ये बन जाएगा पूर्ण भूत। अगर हमें संदिग्ध भूत लगाना है तो हमें लिखना पड़ेगा उसने खाना खाया होगा, होगा लगा देना, उसने खाना खाया होगा, क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध भूत हो जाएगा। आसन्न भूत बनाना है, उसने खाना खाया है, आसन्न भूत हो जाएगा। ये चार के चारों बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बचेगा दो, हेतु हेतुमद भूत, और एक कौन सा बचेगा आपका, अपूर्ण भूत। तो अपूर्ण भूत में रहा था रही थी, उस वह खाना खा रहा था खा रही थी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत में दो क्रियाएं होती हैं, समझ में आई, जहां एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। बस इतना ही करना है, काल अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वर्तमान में लास्ट में मान लो इसी को लेते हैं, वह खाना खाता है, जहां पे ता है ती है लग गया, ये हो गया सामान्य वर्तमान ना। रहा है लगा दिया, रहा है, वह खाना खा रहा है, अपूर्ण वर्तमान ना। वह खाना खाता होगा, खाता है के आगे होगा लगा दोगे, खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान ना। वो खाना खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। तो सिंपल सी बात है, सेम है, वह खाना खाया है, अब क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में खाना खाया है, जहां कार्य पूरा हो चुका है लेकिन वर्तमान में पूरा हुआ है, बस यही हुआ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलता रहता है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है, जल्दी से बताओ, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है, मेरे चीतों जल्दी से बताओ। गुड, बहुत बढ़िया, बढ़िया आंसर दे रहे बेटा, बस ऐसे ही लगे रहिए। ये जब समझना शुरू हो जाता है ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है फिर तो। कौन सा, अच्छा ये हो गया है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया क्या ये, कोई नहीं, ये भी हो गया, अरे चलो ये बताओ, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो हमको लग रहा बीच में कहीं से आ गया। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। डिसलेक्सिया, हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो कहीं से आ गया होगा, कोई नहीं। डिसलेक्सिया संबंधित है, जल्दी से बताएं, डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे, पक्का बी लगा दिया जाए। सब लोग कह रहे हैं कि सर बी हो जाएगा, पढ़ने संबंधी समस्या, पठन संबंधी समस्या,
जहां हम चीजों को सही से पढ़ नहीं पाते वो क्या होता है, डिसलेक्सिया। वहां पर डिसलेक्सिया हो जाता है, यानी पठन संबंधी विकार। या फिर अगर हम बात करें कैलकुलिया की, डिसकैलकुलिया, 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 या फिर हम बात करें डिस्फेजिया, ठीक है ना, या फिर डिस्ग्राफिया जो आपका है, डिसलेक्सिया से उसके आगे डिस्ग्राफिया लगाते हैं, ये सब डिसग्राफिया, ये सारे अक्षमता है, पठन अक्षमता जैसे इसमें है, ऐसे ही विकार है जो पठन विकार है, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। सीखने की क्षमता, अफेजिया होता है, अफेजिया डिस्फेजिया जिसे कहते हैं, सीखने की अक्षमता। गुड, बहुत बढ़िया। गुड, अगला बताओ, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द पूछा है मेरे चीतों, लगाओ दिमाग। पूछ रहा है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा। हाँ जी, 7 बजे से कर दिया जाए, बिल्कुल बेटा 7 बजे से कर देंगे, परेशान ना हो। अभी थोड़े दिन पढ़ लो आप लोग, ठीक है। अभी जैसे ही नोटिफिकेशन जब तक आ जाएगा, थोड़ा सा अभी पेडागोजी क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिल रहे हैं, तो 2 क्लास अलग हो जाएगी अभी, चूंकि नोटिफिकेशन उसका भी नहीं आया है। और बीपीएससी वालों के लिए भी क्लास, चूंकि उनका भी इंपॉर्टेंट है और नोटिफिकेशन उसका भी नहीं आया है, तो अभी हम चाह रहे हैं कि जब तक हमारे पास वो होता है ना कि जैसे अचानक से आता है, सब लोग भागते हैं एकदम पूरा सब पढ़ ले, उसके पहले हम पूरा बेस तैयार कर लें। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी का जो बेस है वो तैयार हो जाए हमारा तब तक, ताकि जैसे है फिर हमारे पास सिर्फ सीटेट वालों के लिए पेडागोजी पेडागोजी रह जाए, हम पेडागोजी कवर करेंगे, उसका भी बेस के लिए क्वेश्चन लाएंगे, फिर क्लासेस थोड़ी सी अलग कर देंगे। बस मुश्किल से 2-4-6 दिन लगेंगे, एक बैच है वो कवर करना है बेटा, एक बैच है जो खत्म करना है सुबह वाला, वो खत्म हो जाए 7 बजे, फिर मैं वहां पे यूट्यूब की क्लास ले आता हूँ। अभी पेड बैच चल रहा है वहां पे, ठीक है, बस जल्दी ही फ्री हो जाऊंगा मैं वहां से। मैं चाह रहा हूँ खुद ही कि तुम लोगों के साथ 2 बैच ले आऊं, तो सीटेट का पेडागोजी अलग कर दूं और बीपीएससी वालों के लिए क्लास जो आने वाली है वो अलग कर दूं थोड़ा सा। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाए? कुंठित, त्यागी, तृष्णा और तीव्र। तीक्ष्ण मतलब होता है तेज ना, तीखा कहते हैं ना, तीखा, तेज कहते हैं तीखा, तीखा या तेज। अच्छा पूछा विलोम, पूछा यहाँ पे, त्यागी से कोई मतलब है नहीं, तृष्णा से कोई मतलब है नहीं, तीव्र तो इसका स्वयं होगा यहाँ पे। यहाँ कुंठित शब्द है, कुंठित, उत्तर नंबर ए। डी, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग मेरे चीतों, ध्यान से देखो, तीक्ष्ण का मतलब तो तीव्र ही होता है ना, तीखा होता है। ये विलोम पूछा है सब पहले पर्यायवाची तो नहीं पूछा ना, पर्यायवाची तो नहीं पूछा ना। लुषिता जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा वो बीपीएससी के लिए ही है, चिंता मत करो। वो जनरल पेपर जो आपका है, प्रॉपर ग्रामर का पोर्शन पूरा कवर करा रहा हूं, बस सिर्फ आपका जो लिटरेचर वाला और बुक वाला पोर्शन है, सॉरी, बस उसे ही मैं जल्दी ही शुरू कर दूंगा, बहुत जल्दी, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा, समझना यहाँ पे ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना मेरे चीतो। अगला, मैं भी जाऊंगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। मैं भी जाऊंगा, प्रत्यय है, उपसर्ग है, निपात है, संज्ञा है। चलो, भी को कर दिया मैंने रेखांकित। अब बताओ, देखो क्या है यहाँ पे, मैं एक, तीनों को बताता हूं, मैं एक सर्वनाम है, मैं एक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है बेटा? मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर पूछे पुरुषवाचक में भी कौन सा है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बोले कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? बोले बिल्कुल बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं बेटा? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन पुरुषवाचक का सर्वनाम है। भी क्या है? भी एक निपात है जो एम्फेसाइज करने का काम आता है, जो हमारी बातों को और क्लियर करने का काम आता है, ठीक है ना। एमजी, बेटा रेगुलर में आपको 9 बजे यही मिलता हूं, 9 बजे सुबह यही मिलता हूं, फिर उसके बाद 11 बजे भी मिलता हूं आपको दूसरे चैनल पर, शाम 7 बजे भी मिलता हूं, 4 बजे भी मिलता हूं। तो कई सारी क्लासेस है बेटा, जहां भी आप चाहो आप मुझसे मिल सकते हो, पढ़ सकते हो। हाँ, ये जो टेलीग्राम चैनल है, अगर इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए फायदा ये हो कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, किसी को भी, जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए आगंतुक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस अविरल परिवार के जो नए सदस्य हैं, मेरे शेर शेरनी, मेरे चीते, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे बेटा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, डेली वहां लिंक ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा कोई यूट्यूब पे, उसकी लिंक आपकी क्लास वहां टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है। क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाता है, बाकी और भी कंटेंट जो मैं हिंदी के देता हूँ,
डेली क्विजेस जो होती हैं वो सब आपको वहां मिल जाती हैं। तो ये है निपात। अगला प्रश्न बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदीया, डिबिया, साध्वी और संचालक। बताओ। चलो भाई मेरे चीतों, दहाड़ना बंद नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही पूरी ऊर्जा के साथ। ये गूंज एग्जाम हॉल में भी सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदीया, डिबिया, साध्वी और संचालक। देखो भवदीया, डिबिया, साध्वी, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। दीदी है कि नहीं है बताओ, ये दीदी है या भैया? तो दीदी है ना ये। संचालक पुल्लिंग है यानी कि भैया, बाकी सब स्त्रीलिंग है। अगला बताओ, नेक्स्ट लिखा है पावा, ये तो हो चुका है, कहां से आ रहा है, रिपीट क्यों हो रहा है? लिखा है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। प्रदेश की भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा या मातृभाषा? बताओ। बेटा ऑफलाइन का अभी तो फिलहाल नहीं है कुछ भी, एमजी, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं बेटा, ओनली ऑनलाइन। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। हाँ जी, अरे वाह, मातृभाषा, एग्जैक्टली राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसमें ज्यादा अच्छे से बोल सकता है। डेफिनेटली, लेकिन साजिया इस बार पीआरटी नहीं है, ये जो आएगी वैकेंसी इसमें आपका 6 to 8 है, और 6 to 8 होता है सब्जेक्टिव, तो यानी कि अपने सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नॉलेज। फर्स्ट पेपर में सेम क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट पेपर में लेवल भी लगभग सेम ही होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट का पेपर अच्छा होगा, क्योंकि वो तो भाई सब्जेक्ट के नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है? जल्दी से बताओ। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे पूछ बताया था कि स्वर के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है, और प्लुत स्वर भी होता है। ह्रस्व स्वर में क्या आता है बेटा? ह्रस्व स्वर में आता है अ, ई, उ और री आता है। दीर्घ स्वर में क्या आता है बेटा? बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा उ आता है यहाँ पे। और प्लुत स्वर में क्या आता है? प्लुत स्वर में वही ये वाले स्वर आते हैं। ये क्या होता है? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं इन्हें। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ होता है, हाँ भाई, इसके अलावा संयुक्त स्वर होता है। कौन से होते हैं? संयुक्त, जिसमें ए, आई, ओ, औ आता है ना। तो ये ए, आई, ओ, औ कहां आता है? संयुक्त स्वर में आता है। तो सिंपल सी बात है, ये है स्वर। व्यंजन नहीं है, मात्रा नहीं है, विसर्ग नहीं है। स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो 11 होती है ना, स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो 11 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 3, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। इस तरह से अलग अलग पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। चलिए फटाफट जल्दी से बताओ बेटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फिर से पूछा है पुल्लिंग, और इसके लिए मैंने आपको एक जुगाड़ बताया महेश, क्या हुआ है? मैंने एक जुगाड़ बताया है, कैसे? आप शब्द के पहले अगर मेरा या मेरी ये शब्द जोड़ोगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि वो शब्द किसका है, स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। जैसे मेरा, रचना के पहले क्या होगा? मेरी रचना, प्रार्थना मेरी प्रार्थना, पत्र में मेरा पत्र, मेरी आज्ञा। तो केवल पत्र है जो मेरा पत्र हो रहा है, यानी पुल्लिंग होगा। बाकी सब तो स्त्रीलिंग हो रहा है ना, मेरी आज्ञा, मेरी रचना, मेरी प्रार्थना। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए ठीक है, तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
बस वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जल्दी आ जाए बेटा, नेक्स्ट महीने में आपको देखने को मिल जाएगी, दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा इसका। अगला प्रश्न बताओ भाई, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलो। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। हर दिन सूरज निकलता है ना, बिना थके और उसी चमक के साथ। तो बस आपको भी उसी चमक के साथ प्रतिदिन अपने आप को चमकाना है, घिसते रहना है, उजाला बनना है, अपने लिए भी, अपने जीवन के लिए भी, दूसरे के लिए है। और हाँ, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही जगह ठहरे रहोगे थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, राह पे चलते रहिए, बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक है ना। मेरा पक्ष, चलो देखा जरा। तो पूछा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मेरी राशि, मेरी कुर्सी, चील भी होता है, चील तो ऑलरेडी यहाँ पे, या पक्षी शब्द लिखा ना, पक्षी शब्द पुल्लिंग होते हैं, बहुत बढ़िया। तो पक्षी शब्द यहाँ पे पुल्लिंग हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? पूछा है कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है, बताओ। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास हो जाएगा? प्रथम तत्पुरुष पर, अरे वाह बढ़िया प्रश्न आया, देखो जरा। घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया बस। चलो देखिए जरा, कौन कौन समझ पाता है इसे। नहीं नहीं, थकता नहीं है बेटा, प्रीति थकता नहीं है। वो हो होता है ना, कई बार हर इंसान के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो वो सिर्फ बादल आ जाते हैं कभी कभी सामने उसके, बाकी थकता तो नहीं है वो उसकी चमक अभी भी वैसे ही बरकरार है। बस आप जरा अपने अपना स्थान बदल के देख लीजिए। आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, स्वागत है अंकुल। तो कह रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि कर्तव्य परायणता में कौन सा समाज, सब कह रहे सर सी लगा दीजिए, तृतीया। तृतीया जानते क्या होता है? ये क्या है पहले ये समझ लो, ये ऐसे क्यों दिया गया है। कारक जानते हैं, कारक सब जानते हैं ना। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं कारक। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संस्कृत में जो आप हिंदी में कारक बोलते हैं ना, संस्कृत में इसी को प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी बोलते हैं। यही सब है अष्टमी। जैसे आप कारक बताते हो, कौन सा कारक है, अब आप जैसे बोलते हो कि भाई करण कारक है, तो करण का कारक का मतलब होता है तृतीया विभक्ति। करण कारक का मतलब क्या होता है? तृतीया विभक्ति। कुछ नहीं करना है, आपने जैसे बोला कर्तव्य परायणता, जैसे बोला कर्तव्य परायणता, अब कर्तव्य परायणता में क्या है? कर्तव्य में परायण, क्या हो जाएगा? अपना जो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य में क्या है? बहुत ही परायण है, यानी कि कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन करता है। तो कर्तव्य में परायण, में का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? में कर्तव्य परायण मतलब होता है अधिकरण। क्या हो जाएगा? में का मतलब होता है अधिकरण, सिंपल सी बात है। और अधिकरण जैसे ही आएगा बेटा, अधिकरण तो यहां आता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें नंबर पे, यानी सप्तमी है, तो क्या हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास। कुछ नहीं करना, कभी कभी ये वाली हरकत करता है एग्जामिनर, कभी कभी कर देगा। अब भाई एक बात बताओ, मान लो यार, सपोज देखो, सबका अपना अपना है, घर में सुबह नाश्ता वास्ता ना मिला हो, घर में झगड़ा हो गया हो ना, अब ऑफिस आएगा बेचारा, उसी दिन आपको आपका पेपर बनाना है, सीटेट का या बीपीएससी का ना बनाना है पेपर, या यूपी टेट का पेपर बनाना है, तो क्या करेगा? सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेगा, फिर अच्छा बताते हैं तुमको, रुको बताते हैं, आज नाश्ता मिलना हमको नहीं मिला, आज बताते हैं। तो क्या करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। सिर्फ कारक चिन्हों को जानते रहिए, ये सारे कारक ही है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। आप अगर संस्कृत में रूप पढ़े होंगे ना, पठति पठता, पठंति पठति पठता, पठत पठावा, पठामा पठामा, तो वहां पे उस पे भी लिखा होता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, वही है, सेम वही चीज है ये। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सप्तमी तत्पुरुष। अगला बताओ, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कह रहा कि को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन हो प्रिय, फिर क्यों पकड़त माए। देखो ध्यान से, ये क्या है?
राधा जी हो जाती है नाराज, जैसे लड़कियां अक्सर नाराज हो जाती हैं ना कभी कभी, तो वो रूठ के चली जाती हैं ना। तो राधा जी रूठ गई कृष्ण से किसी बात पे, और वो जाके अंदर से दरवाजा कुंडी बंद करके बंद बैठ गई, जाओ रूठ गई हम ना, रूठ गई, नाराज हो गई। अब नाराज हो गई, रूठ गई बेचारी, कृष्ण जी जाके मना रहे हैं, बाहर से कुंडी खटका रहे हैं। तो राधा अंदर से बोलती, को है, को तुम, कौन है बाहर? तो कृष्ण बोलते है मैं घनश्याम, है घनश्याम हम, कह रहा मैं घनश्याम, घन। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थ का कैसे अलग अर्थ निकाला जा रहा है, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वहां अर्थ अलग निकाला जा रहा है। इसे कहते हैं वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, यानी जो कहा जाए उसका जानबूझ के गलत अर्थ निकालना वक्रोक्ति कहलाता है। ध्यान से, है घनश्याम हम, उन्होंने कहा मैं घनश्याम हूं, तो इसका अर्थ क्या निकाला, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला, काले बादल। तो कह रहे जाओ कितो बरसों, कह रहे यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बरसों ना कहीं पे, है यहाँ चले आए हो। कह रहे अरे मैं मनमोहन नहीं, मनमोहन हूं। कह रहे कि अरे नहीं मनमोहन हो, ब्रज में बात हो रही है, अरे मनमोहन हूं, मन मोह लेने वाला। तो कह रहे फिर क्यों पकड़ पाए, जब मन को मोह लेते तो फिर कहा यहाँ पांव पकड़ने आए हो, मनाने आए हो कि गलती हो गई क्षमा कर दो, सॉरी दोबारा नहीं होगा ऐसा ना, फिर क्यों पकड़ता है? फिर आगे बोलते हैं, इसके आगे लाइन है कि अरे नहीं मैं हरि, कहते हैं मैं हरि, हरि मतलब होता है, मतलब खुद को बोल रहा है कि मैं हरि। अब हरि का एक अर्थ होता है बंदर, तो कह रहे बानर कौ का काम ही, यहाँ राधा अंदर से कह रही कि बानर कौ का काम ही है, यहाँ बंदर का कौन सा काम है, जाओ डालो पे झूलो लो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये प्रसंग है, इसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति मतलब वक्र उक्ति, मतलब जहां पर जानबूझकर, वक्र मतलब होता टेढ़ी, उक्ति मतलब कही गई बात को टेढ़ा तिरछा घुमा कर अर्थ निकाला जाए। अगला बताओ सॉरी, अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताओ, अभी अभी मैंने बताया था पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 7। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या 7 होते हैं? क्या लगता है? पक्का लगा दिया जाए 3? डन। कुछ लोग बी कह रहे हैं कि 2 होते हैं। बेटा 2 कौन कौन से होते हैं बी वालों? 2 कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने समझाया था ना कि समास सर्वनाम कितने होते हैं, 6 प्रकार के, उन 6 में एक है पुरुषवाचक। पूरा बता दें, चलो एक काम करते हैं, देखो ये अनाप शनाप की ट्रिक लो, जितने नए साथी लिखें इसको, एक ट्रिक है, इसको याद करना, अनाप शनाप, इससे कभी आपको सर्वनाम भूलेगा नहीं। कितने सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? अनाप शनाप 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार है। कौन कौन से? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से प्रश्नवाचक। कितने हो गए? 6 हो गए ना। ये हमेशा 6 याद रहेंगे आपको इस ट्रिक से। जो नए साथी हैं मेरे वो सब याद कर ले, पुराने वाले तो सब इसमें रटे बैठे हैं ना, तो ये हमेशा याद रखना। अब इसमें जो अनिश्चयवाचक है, इसमें आता है कोई और कुछ, ध्यान से पढ़े, ये पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं। निश्चयवाचक जो है इसमें आता है क्या, यह और वह। पुरुषवाचक में आता है मैं, तुम, वह। संबंधवाचक में जो, तो। निजवाचक में क्या आता है? निजवाचक में आप। और प्रश्नवाचक में क्या आता है? कौन, क्या। अब गिनो जरा, आपसे पूछता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, गिनो, 1 2 3 4 5, इसको सर्कल कर दिया क्योंकि दोनों कॉमन है, तो एक ही बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए ना। तो मूल सर्वनामों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये जो 3 लिखा, मैं तुम वह, ये 3 क्या क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहां पे अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये क्या हो जाएंगे?
ये सारे के सारे, बस इतना याद करना, ये सारी चीजें याद करना, अपने आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस रेगुलर रहना, रेली अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो रेगुलरिटी बनाए रखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन, जल्दी बताओ बेटा, फास्ट फास्ट करेंगे मेरे चीतों। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो अन, देखो पो प्लस अन बराबर क्या होता है? अयादी संधि में क्या होता है? पवन बन जाता है। क्या बन जाता है? पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन, क्योंकि कह रहा है कि ओ प्लस आ, और हमें पता है कि ओ के बाद, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी सामान्य नहीं, असमान स्वर आता है, तो ए का ऐ, ओ का औ का आव बन जाता है, तो ओ का आव बन जाएगा पवन, पव 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 मतलब अव आ जाएगा ना, प अव न। नेक्स्ट, गुरुदेव शब्द में समास बताइए। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? एनी आइडिया? गुरु कैसा, गुरु कैसा है? देव मतलब होता है देवता, जहां तुलना हो जाए, जहां रूपक अलंकार हो, जहां पे यमक सॉरी तुलना के लिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो, चाहे तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो, या फिर विशेषण विशेष का संबंध आ जाए, वहां पर हमेशा ध्यान रखना कर्मधारय समास होता है। यहाँ गुरु की बात कर रहा है, गुरु कैसा? देवों के समान जो गुरु है, जो स्वयं साक्षात, ऐसा गुरु जो स्वयं साक्षात देवता है, गुरुदेव, उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे हमेशा कर्मधारय होगा बेटा, तत्पुरुष नहीं होगा। बी वालों, तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय, क्योंकि जब तुलना होगी, विशेषता होगी, विशेषण बताया जाएगा या फिर तुलना बताया जाएगा, तो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा, यहाँ पे विशेषता तत्पुरुष नहीं होगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, तो अधिमानता में उपसर्ग की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो, मान शब्द है, मूल शब्द है मान, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अधि, और प्रत्यय लगा हुआ है ता, इस तरह से बन गया है अधिमानता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, देखो लिखा है आंख, नयन, नेत्र और दृग। आंख, नयन, नेत्र और दृग, सिंपल सी बात है, दृग और नेत्र और नयन तीनों तत्सम है, केवल आंख है जो तत्सम नहीं है, जो तद्भव है। जो क्या है बेटा? तद्भव। जितने भी मेरे साथी हैं, एक बार सेशन को जरा लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा हो तो, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। रेगुलर जो क्लास होती है उसका पीडीएफ आपको यहां पर मिलता है। फिर से बता दूं, पीडीएफ में मैं आंसर नहीं देता हूं, तो आपको करना क्या होता है, जानबूझ के, इसलिए क्योंकि जब दोबारा आप पीडीएफ देखो, आज कल परसों जब भी, तो आप जब पीडीएफ देखते जाओगे तो जो जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे वो आपके माइंड में घूमता जाएगा। अच्छा, इसका ये बताया था, इसका ये बताया था, इसका ये बताया था, तो आपका माइंड थोड़ा सा सोचेगा कि हाँ इसका अच्छा ये वाला बताया था, तो आपको याद हो जाएगा प्रश्न। और अगर आपके सामने से टिक किया हुआ मिलेगा तो एफर्ट नहीं करोगे आप, आपका माइंड एफर्ट नहीं करेगा। टाइम उतना दोनों में लगना है, बस उसमें आपका माइंड एफर्ट नहीं करेगा क्योंकि सामने दिखा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा नहीं तो आपका माइंड एफर्ट, अच्छा इसमें ये बताया था, इसमें ये बताया था, इसमें ये बताया था, बस उतना ही करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना, कह रहा उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। किसके बिना? सही बात है, उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उनके मतलब ऊपर वाले के बिना तुम कुछ भी नहीं हो ना। अब आप लोग समझ लो कुछ अपना अपना वाला। चलिए ठीक है, मास्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है, 3 बार कर दो। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो मतलब क्या होता है? यहाँ पे के बिना, के आगे, के पीछे, के नीचे, से आगे, से ऊपर, से नीचे ना, तो के बिना क्या हो जाएगा यहाँ पे? संबंधवाचक। संबंधवाचक जो आपका अव्यय है वो काम करता है जोड़ने का। ठीक है, ये काम क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। रूही भारती, कम कैसे हो गया बेटा? कम कैसे हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न बताएं। अवली और आविल शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। मेरे चीतों दहाड़ दो एकदम बढ़िया से, चलो बहुत बढ़िया प्रश्न आया। क्या हो जाएगा? अवली और आविल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। भंवरा, जल, नदी, गंदा, पंक्ति, मित्र, पंक्ति और गंदा, बताओ। अवली शब्द लिखा हुआ है, आप एक शब्द बोलते हो ना, नवंबर में एक फेस्टिवल आता है जिसे बोलते हो दीपावली ना, दीपावली कहते हो। इसको जरा अगर थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दिया जाए तो यहां पर आएगा दीप प्लस अवली। कभी आपने सोचा कि ये दीपावली में दीप प्लस अवली होता है?
आप एक छात्र हैं, एज ए हिंदी स्टूडेंट आपको हर चीज में सोचना चाहिए कि यार यहाँ क्या टूटेगा, ये कैसे बना है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, क्यों आया, क्यों लोगों ने दिवाली दीपावली कहा। तो दीप धन अवली बराबर दिवाली। अवली का मतलब होता है पंक्ति, तो दीपों की पंक्ति बराबर दीपावली। दीपावली क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीप धन अवली, अवली मतलब होता है पंक्ति, तो दीपों की पंक्ति, पंक्ति यहां पे होगा। अविल मतलब होता है, आविल मतलब होता है मित्र। एक शब्द है पंकिल। पंकिल का मतलब कोई बताएगा? एनीवन? इस अविरल परिवार के सभी सदस्यों में से कोई मेरा शेरनी बताएगा मुझे? माई लाइफ स्टाइल। ओहो क्या बात है। रिंकू, खुशबू, नैना, कोई बताएगा मुझे? नेहा, पंकिल का मतलब क्या होता है? पंकिल जानते हो कैसे बना है? पंक, पंक कैसे, पंकज बोलते हो, पंकज किसे बोलते हो? पंकज, आप कहते हो पंकज, नीरज, अंबुज, तो पंकज का मतलब होता है कमल। और पंकज बना कैसे? पंक प्लस ज। पंक मतलब होता है कीचड़, पंकिल मतलब होता है जिसमें कीचड़ लगा हुआ है, जो गंदा है, मैला है, ना उसे बोलते हैं पंकिल। ठीक है ना? 76 आ रहा है ना ऑफिशियल से, ऐसे कैसे हो गया? हाँ जी, चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवली, अच्छा ये तो हो गया, जैसे पीछे आ गए हम लोग। इनमें एक भाववाचक संज्ञा है, स्पष्ट है, शिष्ट है, सौंदर्य है, यथेष्ट है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बताओ अंकित कुमार, क्या हो गया मेरे जीते? भाववाचक संज्ञा जल्दी से बताओ। कुछ ऐसा अगर हो बेटा आप लोगों का, जैसे सपोज करो यहाँ कमेंट, अब मेरे सामने भी वही मोबाइल की छोटी स्क्रीन होती है, इसमें चलता रहता है, मैं इधर पढ़ाता रहता हूँ, कई बार देख नहीं पाता, वो निकल जाता। कुछ अगर ऐसा आप लोगों को पूछना रहा हो ना, तो यहाँ टेलीग्राम पर मुझे टैग कर दिया करो, या तो फिर मुझे सीधे क्वेश्चन भेज दिया करो। मेरा सीधे मुझ पे टेलीग्राम पे जाके, मेरी आईडी है अविरल अवी, अविरल अवी, तो आप मुझे सीधे भेज दोगे तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा जब भी मैं देखूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कई बार होता है कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आपने कमेंट किया, वो निकल गया ऊपर, तो मैं देख नहीं पाता ना फिर बार वापस जाके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनमें एक भाववाचक संज्ञा कौन सी बताओ? अस्पष्ट है, शिष्ट है, सौंदर्य है, यथेष्ट है। आप सब कह रहे हैं कि सर सी को लगा दीजिए, सर सौंदर्य जो है वो भाववाचक संज्ञा होता है, क्यों? क्योंकि सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है ना, ऐसा बोला गया है कि सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है, तो सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है, तो फिर ताजमहल को सुंदर क्यों बोलते हैं? फिर साहब किसी व्यक्ति को सुंदर क्यों बोलते हैं? भाई वो सुंदर है, आंखों में है, तो फिर कोई भी सुंदर हो सकता है ना। फिलहाल ये भाव है, क्योंकि केवल फील किया जा सकता है सुंदरता। दुर्गा का पर्याय बताइए, दुर्गा का पर्याय जानते हैं? भारती, श्री, धात्री और ज्योत्सना। दुर्गा का पर्याय क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? देखो भारती का मतलब मैं बता दूं, भारती का मतलब होता है सरस्वती। मैं आपको एक हेल्प कर दे रहा हूं कि मैं भारती का बता दे रहा हूं, तो भारती का मतलब होता है सरस्वती। इसको क्या बोलते हैं? वागदत्ता या वागदेवी भी बोलते हैं, इनको वागदेवी बोलते हैं, इनको वीणा पाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीणा पाणी बोलते हैं ना, ये सब इनका नाम है। अगला श्री लिखा है, श्री बोलते हैं हरिप्रिया को। हरि को प्रिय कौन है? हरि को प्रिय है लक्ष्मी जी, तो हरि को प्रिय यहाँ पे कौन है? लक्ष्मी जी हैं, हरिप्रिया। पद्मा, क्योंकि हरि, ये जो लक्ष्मी जी हैं वो कमल पर रहती हैं, तो पद्मा भी कहते हैं इनको ना, इनको पद्मा कहते हैं। वो देखा नहीं आपने, एक देवी जी बनी रहती है ऐसे खड़ी हुई कमल पे, ऐसे हाथ से उनके सिक्के गिर रहे होते हैं, याद है? वो तो सबको याद होगा ना, सिक्कों वाली, पैसे वाली देवी किसको नहीं, किसको भूल जाएंगी, कौन भूल सकता है बताओ? गुड, बस बस हो गया, खत्म बेटा, लास्ट हो गया, अंतिम प्रश्न। इसका उत्तर होगा बेटा धात्री। धात्री का मतलब होता है दुर्गा। एक, अच्छा खत्म, चलो बस ये भी खत्म हो गया। तो फाइनली हम आज की इस सभा को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपकी क्लास है, फटाफट जल्दी से आप लोग दूसरी क्लास ले लीजिए। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं 11 बजे पीईटी के लिए, फिर 4 बजे बिहार कांस्टेबल, और शाम को 7 बजे अपना वो वाला एकदम बढ़िया वाला जो है ना, बढ़िया मतलब यूपी कांस्टेबल, यूपीपी, यूपीएसआई वाला क्लास जो है वो चलेगा रेगुलर की तरह, हमेशा की तरह।
और जो टीचिंग वाले हैं वो लगातार सुबह 9 बजे यही मिलेंगे हमको, सुबह 9 बजे मैं मिलता हूँ। और थोड़ा सा ऊर्जावान बनिए यार, मस्त एकदम बढ़िया से एनर्जी के साथ नाश्ता वास्ता करके आया कीजिए, पूरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए बढ़िया वाला एकदम है। लगता है एकदम अपनी टीम जो होनी चाहिए ना, ये अविरल परिवार अपना एकदम धुआंधार होना चाहिए, मतलब उड़ा देंगे एक बार पेपर में, धुआं धुआं करके आना चाहिए एक बार, चाहे जो भी पेपर आए हिंदी में एकदम धुआं धुआं कर देंगे, ऐसा एकदम बनाओ खुद को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।